दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे पीजीटी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम अत्यंत कम समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वह विचारक जिसने साधारण सौदेबाजी और सामरिक सौदेबाजी में अंतर किया, तो ये हैं ऑरेन आर यंग। दोस्तों, ये विचारक हैं ऑरेन आर यंग। इन्होंने साधारण सौदेबाजी और सामरिक सौदेबाजी में अंतर किया है। अगला प्रश्न है, सूजन स्ट्रेंज के अनुसार प्राथमिक शक्ति संरचनाएं कौन सी हैं? तो ज्ञान संरचना, वित्तीय संरचना, सुरक्षा संरचना और उत्पादन संरचना ये प्राथमिक शक्ति संरचनाएं हैं। कौन सा विचारक ये दावा करता है कि राष्ट्रीय हित के लिए एक अभिभावी चिंता अपरिहार्य आवश्यकता का विषय है और इसका वर्गीकरण न तो अच्छे या बुरे के रूप में एक है? तो उत्तर है जॉर्ज एफ कैनन। अगला प्रश्न है, वह विचारक जो धमकी का संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो ये स्टीफन वाल्ट हैं। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जिसने सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को यथास्थिति के संरक्षक के रूप में परिभाषित किया है, तो ये वाल्टर लिपमैन हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी 1968 में, स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन संधि यानी स्टार्ट 1 1972 में, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स संधि 1927 में और स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन संधि यानी एसओआरटी 2002 में हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह विचारक जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पोप कहा जाता है, तो ये हैंस जे मार्गेनथाउ हैं। वह विचारक जिसका विश्लेषण शीत युद्ध के निकटता से जुड़ा था और ये मानता है कि द्विध्रुवीयता अधिक स्थिर होती है और बहुध्रुवीयता की तुलना में शांति और सुरक्षा की बेहतर गारंटी प्रदान करती है, तो ये केनेथ वाल्डज का विचार है। अध्येता निर्णय निर्माण उपागम में व्यक्तित्व कारक के अध्ययन से संबंधित हैं कौन? तो अलेक्जेंडर एल जॉर्ज, लेस्टर मिलबर्थ और मार्गेन हरमान ये निर्णय निर्माण उपागम में व्यक्तित्व कारक यानी पर्सनालिटी फैक्टर के अध्ययन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जिसने अपनी पुस्तक द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में खेल सिद्धांत की आलोचना की थी, तो ये थॉमस सीलिंग हैं। उपागम परंपरागत खेल सिद्धांत का विस्तार है, तो सौदेबाजी उपागम परंपरागत खेल सिद्धांत का विचार है। और अगला प्रश्न है, वह विचारक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकार्यात्मक समाजशास्त्रीय उपागम से संबंधित हैं, तो ये डेविड मित्रेनी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की अवधारणा के आयाम क्या हैं? तो अत्याचार का विरोध, राष्ट्रों को अपने हितों को समायोजित करने और तरीकों और साधनों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सही सुमेलन करना है यथार्थवाद के प्रकार और उनके विचारक। परंपरागत यथार्थवाद के विचारक थ्यूसिडाइडस हैं। संरचनात्मक यथार्थवाद के जॉर्ज मर्शहाइमर, जॉन मर्शहाइमर। नव परंपरागत यथार्थवाद के फरीद जकारिया और तार्किक विकल्प यथार्थवाद के विचारक जोसेफ एम ग्रीको हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जिसने उपव्यवस्था के लिए आंशिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्दावली को प्रधानता दी, तो ये स्टैनले हॉफमैन है। और वह प्रतिमान जो चीन सहित कुछ एशियाई देशों में वर्तमान निश्चित विनिमय दर और निर्यात नेतृत्व विकास प्रतिमान के रूप में जाना जाता है, तो ये ब्रेटन वुड्स सेकेंड है। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए ब्यूनस आयर्स कार्य योजना बापा +40 संबंधित है किससे? तो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग से संबंधित है।
अगला प्रश्न पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय पहल और वर्ष मिलान करना है। अंटार्कटिक संधि 1959 में, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 यानी 1972 में, ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट 1987 में, और क्योटो प्रोटोकॉल जो कि क्योटो जापान में हुआ था 1997 में ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्या चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध में भाग लेने के लिए। अगला प्रश्न है मेडेलिन के अल्ब्राइट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? तो ये एक अपरिहार्य राष्ट्र है। अगला एक कथन है कि बाल्टिक क्षेत्र में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक क्षेत्र में ट्रिस्ट तक यूरोपीय महाद्वीप में एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी गई है। तो ये विंस्टन चर्चिल का कथन है। अगला प्रश्न है वे कौन से कारक रहे हैं जो शीत युद्ध के अंत से जुड़े हैं? तो सोवियत शैली के साम्यवाद की संरचनात्मक कमजोरी, गार्बाचोव की सुधार प्रक्रिया का प्रभाव, अमेरिकी नीति और द्वितीय शीत युद्ध, और आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण, ये सभी कारक शीत युद्ध के अंत से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है शीत युद्धोत्तर युग के लिए नवीन विश्व व्यवस्था या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाक्यांश पहली बार किसके द्वारा रखा गया था? तो दोस्तों न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुपर पावर या महाशक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो याद रखिएगा विलियम फॉक्स ने। और अगला है हमें राज्यों की बदलती भूमिका को समझने के लिए राज्यों के बीच अंतर करने की जरूरत है, ये कथन किसका है? तो ये माइकल मान का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों पूंजीपति राज्य का उपयोग समाज में वर्चस्व के साधन के रूप में करते हैं, ये तर्क कौन देता है? तो ये राल्फ मिलीबैंड का तर्क है कि पूंजीपति राज्य का उपयोग समाज में वर्चस्व के साधन के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है राज्य का वैकल्पिक नव बहुलवादी विचार किसने दिया था? तो उत्तर है गैलब्रेथ और लिंडब्लोम में। तो जेके गैलब्रेथ और चार्ल्स लिंडब्लोम ने दोस्तों राज्य का वैकल्पिक नव बहुलवादी विचार दिया था। अगला प्रश्न है फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 घटक कौन से हैं? तो राज्य, विधि का शासन और उत्तरदायित्व, ये फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 घटक हैं। अगला प्रश्न है वह नारीवादी विचारक जिसने ये विचार दिया कि जो व्यक्तिगत है वह राजनीतिक भी है, उसी प्रकार वह अंतर्राष्ट्रीय भी है। तो ये सिंथिया एनलोई का विचार है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की सबसे पहले घोषणा करने वाले गणराज्य कौन थे? तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस। अगला प्रश्न है 7 दलों का गठबंधन या 7 पार्टी अलायंस द्वारा लोकतंत्र समर्थन आंदोलन कहाँ किया गया था? तो नेपाल में। और महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध के आरंभ होने की स्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक सामान्य तर्क को भी उत्तरदायी माना जाता है, कौन सा? अपरोध या निरोध को। अगला प्रश्न है यूरोप के देशों को पारस्परिक सहयोग का एक अवसर मिला था कब? तो 1945 के बाद। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो अंतर्राष्ट्रीय घटना जिसके संदर्भ में अमेरिकी जॉर्ज बुश द्वारा नई विश्व व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग जो है किया गया था। तो ये इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की सैनिक कार्रवाई की अनुमति के संबंध में। अगला प्रश्न है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? तो मानवता की सुरक्षा। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये निकिता क्रुश्चेव थे। अगला प्रश्न है वह विचारक जिसने ये विचार दिया कि यूरोपीय दुनिया के मुख्य क्षेत्र में मजबूत राज्यों का विकास आधुनिक पूंजीवाद के विकास का अनिवार्य घटक था। तो ये इमैनुअल वालर स्टीन का कथन है। अगला प्रश्न है वह विद्वान जिसने ये उद्धृत किया कि युद्ध की तैयारी महान राज्य निर्माण की गतिविधि रही है। तो ये चार्ल्स टिली का कथन है। दोस्तों युद्ध की तैयारी महान राज्य निर्माण की गतिविधि रही है, चार्ल्स टिली का कथन है। और वह विचारक जिसने क्षेत्र को राष्ट्र की भांति एक आभासी समुदाय के रूप में परिभाषित किया, तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने। अगला प्रश्न है किसने ये विचार दिया कि ऐतिहासिक काल के बाद के काल में न तो कला होगी न दर्शन, बस मानव इतिहास के संग्रहालय की सतत देखभाल होगी? तो ये फ्रांसिस फुकुयामा का कथन है। मेक वर्ल्ड
मेक वर्ल्ड शब्दावली को किसने गढ़ा? तो बेंजामिन बार्बर ने, याद रखिएगा। और किसने ये तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संभालने के लिए अन्य राज्यों के अधिकारी के रूप में एक वैश्विक फौजदार के रूप में कार्य करना चाहिए? तो रिचर्ड एन हास का ये विचार है। अगला प्रश्न है, परमाणु छाता या न्यूक्लियर अम्ब्रेला शब्द का तात्पर्य क्या है? तो जान लीजिए, प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा गैर परमाणु राज्यों को दी गई संरक्षण गारंटी, ये परमाणु छाता शब्द का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के संदर्भ में यूरोप में एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता का प्रयोग कब किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया था? तो याद रखिएगा, वर्ष 2016 को भारत में जो है चीन भ्रमण वर्ष के रूप में नामित किया गया था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें देश और विवादित क्षेत्र, तो श्रीलंका, इसमें विवादित क्षेत्र कच्चा तीऊ द्वीप है। पाकिस्तान से बुलर बैराज, नेपाल से सुस्ता बॉर्डर और बांग्लादेश से न्यूमूर द्वीप, ये भारत के विवादित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति और मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो वर्ष 1971 में। अगला प्रश्न है, भारत चीन संबंधों की घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना, पंचशील समझौता, दलाई लामा का भारत में प्रवेश और भारत चीन के दौत्य संबंध या कूटनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है, भारत द्वारा चीन पर आक्रमण, तो 1962 में। बांग्लादेश का स्वतंत्रता युद्ध 1971 में। राजीव जयवर्धने समझौता 1987 में और कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन क्या था? आपको बताना है। तो सिंहली और तमिलों के बीच सजात विषयक संघर्ष समाप्त करना, ये भारत श्रीलंका समझौते का प्रमुख प्रयोजन था। अगला प्रश्न मिलान करना है, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। भारत सोवियत मित्रता संधि 1961 में, शिमला समझौता 1972 और भारत यूएस परमाणु संधि 2008 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों ने किन कारणों से की है? तो असमान संधि, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा और चीन से समान दूरी की नीति, इन्हीं आधार पर भारत नेपाल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना माओवादियों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, विदेशी नीति थिंक टैंक और देश, तो फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट टर्की का, इंस्टीट्यूट टर्की यानी तुर्की, ये वर्तमान नाम इसका हो गया है। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भारत का, कार्नेगी इंडोमेंट यूएसए का और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये यूके का जो है विदेश नीति थिंक टैंक है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा विवाद है? आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों ये फरक का जल विवाद है। अगला प्रश्न है कि वह बहुपक्षीय संस्था जिसने वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की मध्यस्थता की थी, तो कौन सी थी? दोस्तों वह बहुपक्षीय संस्था किसने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की मध्यस्थता की थी? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है, वह विचारक जिसके अनुसार वैश्वीकरण से विश्व का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया है, तो यह विचारक है मार्शल मैकलुहान और इन्होंने सबसे पहले ग्लोबल विलेज शब्द जो है इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिसके नेतृत्व के अंतर्गत एन एजेंडा फॉर पीस, वह रिपोर्ट जिसे शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में परस्पर भूमिकाओं को व्यक्त करते हुए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेखांकित किया गया था, तो ये महासचिव थे बुतरस घाली, जिनका कार्यकाल 1992 से 1996 तक था। अगला प्रश्न है, वह बहुपक्षीय संस्था जिसने साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाने का निर्णय लिया है, तो ये है सार्क यानी दक्षेस। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा स्थापना की गई थी किसकी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एजेंसी की। और अगला प्रश्न है आपका कि मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना और जो है यूरोप में जो द्वितीय विश्व युद्ध से व्यापक हानि हुई है उससे निपटना।
अगला प्रश्न है वह सिद्धांत जो सोवियत संघ की रोकथाम की अमेरिका की नीति से संबंधित है, तो ये ट्रूमैन सिद्धांत था। अगला प्रश्न, जनवरी 2002 में किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी यानी एक्सिस ऑफ एविल के रूप में वर्णित किया गया, तो उत्तर कोरिया, ईरान और इराक को। बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग किन देशों के लिए प्रयोग किया गया, तो ईरान, इराक और उत्तर कोरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है 71 राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु संधि निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे, कब, तो ये सीटीबीटी संधि की बात हो रही है। सीटीबीटी पर 1996 में, सितंबर 1996 में हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है सामरिक हथियार परिसीमन संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, जिसको साल्ट कहा जाता है, तो साल्ट 1 और 2 पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो याद रखिएगा 1972 और 1979 में। गेट कब अस्तित्व में आया था, तो गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। दोस्तों गेट जो है 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया था। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य या घटना में व्यवस्था कायम करना और उसे अर्थ प्रदान करना है। ये कथन किसका है, तो ये हैंस जे मार्गेनथाउ का कथन है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर 1933 में मॉन्टवीडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा क्या नहीं है, तो युद्ध करने की क्षमता। और अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी कौन नहीं था, तो सऊदी अरब। भारत में पोखरण 2 के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया, तो 11 सितंबर 2001 में 9/11 हमलों के बाद भारत पर पोखरण 2 के बाद जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको अमेरिका ने हटाया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई थी, तो ये थी फुलटन समिति। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ द 20 ईयर्स क्राइसिस 1919 से 1939 ये E.H. कार की रचना है। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कार्ल ड्यूस की रचना है। इम्पीरियलिज्म ए स्टडी J.A. हॉब्सन द्वारा लिखा गया। और नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म ये नक्रुमा की रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था, तो ये थे हेंस ब्लिक्स। अगला प्रश्न है सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में सही कथन क्या है, तो 2013 में दमास्कस में हुए जो है नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है, तो माइकल डायस और ब्रूस रूसेट के लेखों से संबंधित है। डेमोक्रेटिक पीस थियरी। अगला प्रश्न है विचारधाराओं के मार्गेनथाउ वर्गीकरण में शामिल क्या नहीं है, तो आधिपत्य की विचारधारा ये मार्गेनथाउ के विचारधाराओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। आधिपत्य की विचारधारा किसके लेखों में शामिल है, तो ये आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है आधिपत्य की विचारधारा या आइडियोलॉजी ऑफ हेजमनी जो है किससे संबंधित है। 5 वैश्विक सर्वसामान्य क्या है, तो महासागर और सागर, साइबर स्पेस, स्पेस और जलवायु व्यवस्था। अगला प्रश्न है एक रक्षात्मक कूटनीति है जो पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अति अस्थायित्व का लक्ष्य प्रदान करता है, तो ये शस्त्र नियंत्रण सिद्धांत है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। यथार्थवाद राष्ट्र से संबंधित है। वैश्विकता राज्य और राज्येतर संस्थाएं, निर्भरता आर्थिक हिस्से और नारीवाद जेंडर से संबंधित है। अगला प्रश्न है एक राष्ट्रों का स्वीकृत परमाणु शक्ति बनाने का कालानुक्रमिक क्रम क्या है, तो सबसे पहले अमेरिका, फिर सोवियत यूनियन, फिर ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु शक्ति बने थे, तो ये क्रम है अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अगला प्रश्न है वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विषय है, ये तर्क किसने दिया, तो ये निर्माणवादी विचारकों ने।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं कि या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में सन 1989 से भारत में मंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। ये कथन किसका है? तो ये जेम्स मेनर का कथन है। अगला प्रश्न है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। ये धारणा आधारित है किस पर? तो ये निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट पर। डिसआर्मामेंट का एक जो सबसे बड़ा नियम है वो कहता है कि जब हथियार नहीं होंगे तो युद्ध भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? तो रूजवेल्ट ने। और सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था किस वर्ष को? तो याद रखिएगा 1995 को। यूरोप और अमेरिका के देशों को लाभ पहुंचाया है किसने? तो वैश्वीकरण ने। और अहस्तक्षेपवादी राज्य की मांग को किसने बढ़ाया है? तो ये वैश्वीकरण ने। और देखिए, वे स्वतंत्रता जिनका उल्लेख रूजवेल्ट ने किया था, किन किन प्रकार की स्वतंत्रताओं का? दोस्तों याद रखिएगा, वाक यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता की बात रूजवेल्ट के द्वारा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा की गई थी। और आप जान लीजिए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने और उस पर सामूहिक प्रयास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शब्द जो है इसको बनाया और गढ़ा था। अगला प्रश्न है, विकास के अधिकार की घोषणा पत्र को साधारण सभा में अंगीकार कब किया गया था? आपको बताना है। तो वर्ष 1986 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को साधारण सभा या महासभा में 1986 में अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। और यदि आप संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारा एक वीडियो है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं, तो आप वहां से जो है उन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।